अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समीउल्लाह, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ टीएसटी। आज जो आप देख रहे हैं कि जो सिनॉप्सिस का जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिवेलेंस ऑफ कोविड-19 इन स्लम एरिया एडजॉइनिंग गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। आज कोविड के बारे में शायद सब लोग जानते ही हैं कि उसकी वजह से कितनी मौतें हुई हैं और कितने लोगों ने अपने प्राय कितने लोगों को खोया है। तो इसमें दो वेव आए, पहला वेव और दूसरा वेव। पहले वेव में देखा गया कि मौतें ज्यादा हुई और दूसरे वेव में भी जो सैनिटरी लाइफ जो जीते थे उनकी मौतें ज्यादा हुई। लेकिन जैसा पहला वेव में था कि कुछ स्लम एरियाज को अगर हम देखें तो मोस्टली जैसे मुंबई के धारावी वगैरह को ज्यादा कंसिडर किया गया, उसमें मौतें ज्यादा मीडिया में ज्यादा पाया गया कि मौतें ज्यादा ऐसी जगह पे ज्यादा हुई जहाँ पे ओवर क्राउडेड थे, जहाँ पे जो प्रॉपर जो एक प्रिवेंटिव मेजर जो कोविड का हम लोग लेते थे उस चीज की जहाँ कमी थी, जैसे ओवर क्राउडेड हो गया, ये सारी चीजें देखा गया कि वहां पे ज्यादा पाई गई। लेकिन सेकंड वेव में एक स्टडी आई कृष्णा एट ऑल की, उसमें देखा गया कि स्लम एरिया में रिपोर्ट बहुत ही कम ना के बराबर हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात ये है कि इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो रिपोर्ट नहीं हुआ कंसर्निंग जो भी वहां पे ऑफिसर्स या जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर थे वहां पे उसको रिपोर्ट नहीं किया गया, या फिर उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, या फिर उसके अलावा भी और कॉजेज हो सकते हैं जिसके बारे में मुझे स्टडी करनी है। तो सारे कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो स्टडी करेंगे वो ये देखेंगे कि आखिर स्लम एरिया में जो सेकंड वेव में जो रिपोर्टिंग या जो कम केसेज आए उसकी वजह क्या थी, या जो कृष्णा एट ऑल ने जो बातें कही कि नहीं उसमें रिपोर्टिंग कम से कम हुई है या ना के बराबर हुई है, तो उसके पीछे वजह क्या थी, आखिर हम क्यों, ये चीज को जानना ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजों को हम जान पाएंगे तो उससे हमें फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में अगर सच में रिपोर्टिंग कम हुई तो फिर तो वो दूसरी बात हो गई, और अगर सच में इम्यूनिटी की वजह से या किसी और वजह की वजह से अगर केसेस कम थे वहां पे, तो आगे चल के ये गवर्नमेंट के सेक्टर जो भी पॉलिसी होगी उसमें वो चीजें फायदेमंद होगी। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तनवीर सर का और मलका मैम का कि जो इसको करने में काफी उन्होंने सपोर्ट किया। शायद इन लोगों के बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। इसमें आप देख रहे हो जनरल इंफॉर्मेशन है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कोर्स ऑफ स्टडी एंड सब्जेक्ट, डेट ऑफ एडमिशन, टाइटल ऑफ द टॉपिक जो मैंने बताया। अब इसकी जरूरत, जैसे मैंने बताया, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, नीड ऑफ द स्टडी, इसकी जरूरत क्यों है। तो जैसा हम जानते हैं कि ये जो पाउस होता है कोरोना वायरस स्पीसीज, जिसको हम लोग SARS-CoV-2 बोलते हैं, जो कि सबसे पहले लर्न किया गया 31 दिसंबर 2019 WHO को वायरल निमोनिया वुहान में, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अभी जो फिलहाल नवंबर 21 तक का जो डेटा है उसमें 50,77,907 डेथ हुए हैं और केसेस ग्लोबली रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें कि 4,62,690 डेथ पाए गए हैं अब तक में। अब जो हम स्लम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या देखा गया है, तो सबसे पहली बात यह है कि वहां पे एक अनइक्वल रिस्क होता है और उसमें इतनी ज्यादा डिजीज का बर्डन होता है इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर जो रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनके पास ना के बराबर होती है। जो स्लम डेवलपर्स होते हैं उनके पास जो प्रिवेंटिव मेजर जो कोविड-19 के जो WHO या जो ICMR के द्वारा जो बताया गया उसमें जैसे हैंड सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोग या तो इसको सही से मिल नहीं पाया या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस या एजुकेशन की वजह से उन लोगों ने उसकी अहमियत को नहीं समझा। तो इस वजह से ये जो पर्सन होते हैं वो ज्यादा ही हाई रिस्क में रहे हैं, सब माना गया है। अब ये स्लम डेवलप, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कृष्णा एट ऑल का पब्लिकेशन मार्च 2021 में किया गया, जिसमें कि कोई भी रिपोर्ट केस जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया पटना स्लम्स एरिया में ड्यूरिंग सेकंड वेव। सो तो हमको ये इन्वेस्टिगेट करना है फर्दर कि आखिर इनका जो सिनेरियो जो रहा है इस स्टडी का, वो क्या कोई हाई इम्यूनिटी रहा है या लो इंसिडेंस का, या फिर कोई और चीजें रही हैं। इम्यूनिटी तो ठीक है, किसी वायरल डिजीज को इम्यूनिटी से उसको कोरिलेट किया गया है, केसेज अगर कम देखे गए हैं तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन क्या उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उस चीजों को हम इसमें डोर टू डोर जाकर के हम इस चीजों को एवेल्युएट करेंगे। अब ये जो डिजाइन हमने किया है, क्योंकि ये हमारा जो कोविड GTCH का जो एरिया है बहुत सारे स्लम एरिया हैं, तो कॉलेज के लिए भी अच्छे हैं कि अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो कॉलेज के बारे में भी जानेंगे और वो लोग कॉलेज के बारे में जानते भी हैं। दोनों चीजें होंगी।
तो इसमें हम लोग ये कंसल्ट करेंगे कि कितने लोग इन्फेक्टेड थे, कितने डेथ हुए, और उन्होंने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं या नहीं लिए हैं। उसके बाद इसमें हम लोग ये भी बताएंगे उनको कि क्या क्या पॉसिबल प्रिकॉशन मेजर हो सकते हैं, और यूनानी रेमेडीज उन्होंने क्या क्या लिया या क्या क्या हम दे सकते हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि हमारे आने वाले दिनों में जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, एनजीओ या फिर गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, वो हमको स्लम्स एरिया में किस तरीके से जो अब जब स्टडी होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने आएंगी देखने में कि उनको क्या क्या चीजें क्राइसिस हुई, कौन चीजें नहीं मिली, या फिर उन्होंने क्या चीजें की, क्या चीजें नहीं की, उनके माइंड में क्या चल रहा था इस चीज को लेकर के। तो ये सारी चीजें इस स्टडी में सामने आएंगी। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा पैंडेमिक रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिजीज में कंटिन्यूम जो इसका जो सिम्टम्स हो रहा है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि सारे को सिम्टम्स एक जैसे जैसे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई एसिम्टोमेटिक रहे हैं, बहुत सारे माइल्ड, सीवियर या एक्यूट टाइप के रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा अगर सीवियर में गए हैं तो रेस्पिरेटरी शॉक में या सेप्टिक शॉक में गए हो। तो ये एक चीज और है कि ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि वायरल है, तो ये by touch through the air, water, utensils, fomite, fecal और गुड, ये ब्लड के थ्रू ये चीजें फैलती हैं। तो जो और उससे अलग बात ये है कि ये जिसकी जो पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर है वो बिल्कुल जैसे एक एपिडेमिक फीवर में होता है उस टाइप के फीचर इसमें देखने को मिलते हैं। और जहाँ स्लम्स की जहाँ तक बात है तो ये सिर्फ डेंस पॉपुलेटेड ही नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है मोस्ट हजार्डस एरियाज होते हैं ये, क्योंकि स्लम ड्वेलर्स जो होते हैं वो सब्सटेंशियल चैलेंजेस पब्लिक सर्विसेज लैक फंडामेंटल। ऑब्वियसली जो पब्लिक सर्विसेज की जो भी फैसिलिटीज होती है उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनका क्लीन वाटर नहीं होता है, प्रॉपर सेफ वॉशिंग नहीं होते हैं, उतने ज्यादा स्पेस नहीं होते हैं, सैनिटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। दिस कंडीशन इनएडिक्वेट सर्विस प्रोविजन, जो अगर उन सब चीजों को जो मैंने बताया अगर हम लोग उसको कोरिलेट कर दे उनके क्राउडिंग से, या फिर वो ज्यादा हजार्डस में होते हैं इसलिए क्योंकि वो लोगों को जैसे वो छोटे एरिया में है तो इंजरी अगर किसी तरह का हुआ या फिर फायर हुआ तो अगर तुरंत हुआ फायर तो एक जगह से दूसरी जगह फैलने में ज्यादा देर नहीं लगता है। कोई भी अगर एयरबोर्न डिजीज या कोई भी डिजीज अगर एक को हुआ तो दूसरे को होने में बहुत जल्दी ही वो चीजें फैलती है, क्योंकि इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस वजह से अच्छा दूसरी चीज क्या है कि वो लोग बहुत ज्यादा बॉर्डर्ड भी हाइजीन को करने के लिए बहुत ज्यादा बॉर्डर्ड भी वो लोग नहीं होते, उस चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं वो कोरोना वायरस। तो एक चीज ये समझ में आई कि कॉम्पैक्ट ऑर्डर एंड पूरा हाइजीन जो है वो चीजें स्प्रेडिंग कोरोना वायरस को करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब हमने जो क्रिस्टा एट ऑल के स्टडी की बात की तो उसमें जो उन्होंने ये दिखाया कि मिनिमल इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का, तो हम उसमें ये वेरीफाई करने की ये कोशिश करेंगे कि क्या उन लोगों ने जो रिजल्ट दिया क्या हमें वो सेम मिलता है या फिर कोई और वजह। जैसे कि मैंने कहा कि इसका एक इम्यूनिटी से एक कनेक्शन है, तो इम्यूनिटी से कनेक्शन है तो क्या उन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी। मैंने जो फील किया है कि दो तीन चीजें होती है, जैसे एक इम्यूनिटी होती है, उसकी जो खान पीना होता है वो उन लोगों का कैसा रहा है, और तीसरी चीज होती है साइकोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने बॉडी बिल्डर को भी देखा है कि उनकी खान पीना भी अच्छे हैं, उनकी बॉडी भी अच्छी है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट उन लोगों की भी डेथ हुई है। तो तीसरा कहीं ना कहीं कारण उनकी साइकोलॉजी होती है। तो ये देखना होगा कि क्या उन लोगों की साइकोलॉजी ही उस चीज को लेकर ऐसी रही है कि नहीं अरे कुछ नहीं होगा, और वो चीजें उनको उस पे कोविड का रिपोर्टिंग में या फिर वो जो इन्फेक्टेड होने में उनको मदद की है। तो ये सारी चीजें इस स्टडी में सामने आएंगी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पीपल जो भी स्लम एरिया में है, हम सीटीसीएस ग्राउंड ले रहे हैं अलग सी बात है, जो भी स्लम एरिया में है उनका क्या रहा है, उसका हम बेनिफिट लेंगे कि हाँ इतने इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, ये हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि मान लो कि जो पहले का जी चीज है वो चीज उन लोगों ने फोन से किया है या फिर एक दूसरे से, बट हम डोर टू डोर जाके इस चीजों को पूछेंगे। उसके बाद अगर हम ये चीज को करेंगे तो एक्यूरेट डाटा हमको आगे चल के पॉलिसी मेकिंग करने में, कल को अगर वायरल डिजीज का किसी तरह का फिर से अगर आता है या थर्ड वेव आता है तो ये फायदा ये करेगा कि हमने जो किया वो किस चीजों से उन लोगों की लेस इन्फेक्टेड पाए गए वो लोग। इस वजह से हम लोग खासकर स्लम डेवलपर्स के बारे में हम लोग आगे चल के ये चीजें को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकेंगे कि हम लोगों को उन लोगों को क्या करना चाहिए फ्यूचर में कि चीजें कम से कम हो। इसमें जो मटेरियल जो यूज किया गया हमारे पास वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होंगे
जो कि बहुत सारी चीजें उसमें होंगी, तो मैं आगे उसके आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। मेथड में जो है वो डाटा सेल बी रिकॉर्डेड थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बाय मल्टीपल विजिट टू द स्लम एरियाज, और वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में उसको करेंगे कि वो हर चीज से चीजों को समझे वो, और वो कंसेंट लिया जाएगा हर वॉलंटियर से या पार्टिसिपेंट से कि मैं ये चीजों को करने के लिए मैं ऑर्डर देता हूँ। और प्लेस एंड विजिट ये राउंड में होगा, सैंपल साइज में 500 पार्टिसिपेंट होंगे, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी 18 मंथ। डिफरेंसेस ये सारे गाइड उनका मैम रणवीर सर, और मैं कुछ क्वेश्चनर आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चनर है जिसमें बात कर रहा था। तो इसमें सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल्स होंगे, नेम, एज, गार्जियन नेम, जेंडर, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, फैमिली मेंबर्स, और कितने लोग हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ब्लड ग्रुप। इससे भी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी कि अगर एज से रिलेटेड हम चाहें तो अलग अलग तरीके से उसको रिलेट कर सकते हैं, मेल में ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा है, एज क्या रहा है, और ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी कि कितना ज़्यादा बाहर में वो लोग रहे हैं। ब्लड ग्रुप कराएंगे क्या? ब्लड ग्रुप पता होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो या फिर कॉलेज लोकेशन रखेंगे इसमें। हाँ, लोकेशन जो है उसमें लोकेशन में एड्रेस है उनका, एड्रेस होगा। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले अगर किसी भी इंडिविजुअल का लेंगे तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस रिस्क में आते हैं, हाई रिस्क में है, मॉडरेट रिस्क में है या लो रिस्क में है। अब यहाँ बात आती है कि अब हाई रिस्क और मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो हाई रिस्क में वैसे लोग होंगे जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होंगे कोविड-19 पेशेंट्स के, या फिर वैसे लोग जो कोविड-19 पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट में है और हम उनके कॉन्टेक्ट में है, तो वो लोग हाई रिस्क में आएंगे। और मॉडरेट रिस्क में वैसे लोग आएंगे एक्सपोज्ड है बट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, उन्हें ये पता नहीं कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। और लो रिस्क में आएंगे जो कि कंटेनमेंट जोन में हो या जनरल पॉपुलेशन, लो रिस्क में आएंगे। उसके बाद कोमॉर्बिडिटी उनकी हम लेंगे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड डिस्फंक्शन जो भी उनके साथ रहा हो, या कोई कैंसर की पहले की हिस्ट्री रही हो, वो होगी। उसके बाद फिर हम इसमें असबाब सिद्धा ज़रूरियत से कनेक्ट करने की कोशिश किए हैं कि उसकी एयर वेंटिलेशन कैसी है, तो हम देख के ही पता कर लेंगे कि कैसा है, नो है, मॉडरेट है या प्रॉपर है। अब फूड एंड ड्रिंक में वो वेज थे, नॉन वेज थे, मील्स दिन में कितनी बार खाते थे, वाटर इंटेक कैसा था, या सोर्स ऑफ वाटर क्या था उनका, बोरवेल था, आरओ था, हरकत सुकून बदनी, बॉडी मूवमेंट एंड रिपोज में ऑक्यूपेशन क्या रहा है, किस तरीके से वो अपनी डेली लाइफ गुजारते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। उसके बाद नफसानी में स्ट्रेस किस लेवल का उनके लाइफ में रहा है, इमोशंस कैसे हैं, नोमियक्सा, स्लीप एंड वेकफुलनेस में नॉर्मल रहा है, एक्सेस रहा है, एडिक्वेट रहा है, इंसोम्निया रहा है। इसमें हम एक मिजाज का भी एक परफॉर्मा रखेंगे, कुछ चीज़ें इसमें से आएंगी और बाकी एक मिजाज को भी हम उसमें से निकालेंगे। एतबास में रिटेंशन, बॉवेल मूवमेंट कैसा रहा है, मैच्योरेशन कैसा, बर्निंग वगैरह जो भी छोटी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जब हम उनके हिस्ट्री जब लेंगे तो उस हिस्ट्री में हम ये कोशिश मतलब सिम्टम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग कोविड अगर उनको हुआ तो सिम्टम्स क्या रहे। इतने सारे सिम्टम्स, जो जनरल सिम्टम्स जो होते हैं इनके, वो सारी चीज़ इसमें डाली गई है। फीवर है, रनिंग नोज है, कफ है, ड्राई कफ है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है, बॉडी एक है, लॉस ऑफ स्मेल, ये सारी चीज़ें रही हैं उस वक्त। वोमिटिंग या स्किन रैशेज रहे नहीं, सिवरिंग हेडेक, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें अगर उनके पास अगर पाई जाती हैं तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो है ऑनसेट क्या रहा है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आगे वो हम नहीं कर पाएंगे, बट इनमें से कुछ भी चीज़ें रही है तो फिर वो ऑनसेट कब रहा, सिम्टम्स क्या रहा उनका, सिम्टम्स में किस टाइप का, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर रहा, फिर अगर मॉडरेट या सीवियर रहा तो वो जो है एक्यूट एपिसोड में किस तरीके का केयर उन लोगों ने लिया या नहीं लिया, फिर उनके बाद एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में गए या नहीं गए, या फिर या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सेल्फ केयर या खुद से ही उस चीज़ों को खत्म कर लिया, या फिर घर पे ही ट्रीटमेंट किया, या फिर टेलीमेडिसिन के थ्रू उन लोगों ने उसको ट्रीट किया, या फिर कहीं ओपीडी में उन लोगों ने दिखाया। अब अगर इतने के बाद अगर हॉस्पिटलाइजेशन, इधर ये ऑप्शन आता है कि एडमिट टू द हॉस्पिटल, तो हम लोग उसका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या नहीं, उसके बाद कब एडमिट हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ। अब हॉस्पिटल स्टे कंडीशन में ये देख उससे जानेंगे कि क्या हुआ, आईसीयू में हुआ, इंट्यूबेशन हुआ, या ऑक्सीजन पे ही सैचुरेशन में कभी ये रहा, या फिर एक्सरे सीटी स्कैन भी उसका हुआ या नहीं हुआ। लेबोरेटरी टेस्ट में अगर पॉजिटिव रहा, नेगेटिव या उन्होंने नहीं करवाया, तो ये कॉलम इसमें, और रिजल्ट डेट किस दिन आया, टेस्ट टाइप किस टाइप का था, तो इससे ये इन्फॉर्मेशन भी हमको मिलेगा कि उस दौरान किन लोगों ने टेस्ट कराया, नहीं कराया। ठीक है,
उसके बाद एडिक्शन क्या था। अब वैक्सीनेशन पे आएंगे कि उन्होंने लिया या नहीं लिया। अगर लिया है तो नंबर ऑफ डोजेज कितना अभी तक में कितना फर्स्ट लिया सेकंड लिया, उसमें से कौन सा लिया, फर्स्ट डोज कब लिया, सेकंड डोज कब लिया, डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है। और अगर इसके बाद कोई अगर साइड इफेक्ट आया तो इस कॉलम में आएगा। अब इससे हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर कोविड जो भी वैक्सीनेशन का जो स्टेटस स्लम एरिया में क्या है, इस पे भी एक चीज सामने आएगी। उसके बाद अगर उन्होंने कोई एडजुवेंट ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट लिया कि नहीं लिया, कोई मॉडर्न मेडिसिन लिया, आयुष सिस्टम से लिया या होम रेमेडी लिया। उसके बाद क्या कोई भी सोर्सेज के द्वारा, एनजीओज या गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें कोई प्रिवेंटिव टूल्स या ट्रीटमेंट दिया गया या नहीं दिया गया। अगर दिया गया तो क्या उन्होंने कुछ यानी आयुष से कुछ रिलेटेड चीजें उन लोगों ने दी या नहीं दी। आयुष का इलाज सब बहुत चला था, जो शानदार या हम करते वाई नजला, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर प्रिवेंटिव मेजर उनको हम बताएंगे कि और क्या क्या हो सकता है, जो चीजें कॉमन है, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क यूज, अवॉइड गोइंग और क्राउडेड प्लेसेस, वैक्सीनेट योरसेल्फ इंपॉर्टेंट है भी, एंड विजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इफ एनी डिस्कम्फर्ट अपीयर्स। अपने कॉलेज में उसको प्रेफर करेंगे आने को। अब ये कंसेंट होगा जो कि उनको उन्हीं के लैंग्वेज में समझाया जाएगा। यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर होंगे उनमें से जो भी, वो इस पे साइन करेंगे, देन फिर ये परफॉर्मा कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। अब अगर इसमें से कोई कुछ मतलब अगर आप कुछ भी पूछते हैं तो वो अच्छी बात ये होगी हमारे लिए कि शायद वो क्वेश्चन हमारा बने, या आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ रही है या कुछ छूट रहा है तो मैं इसमें और ऐड करूंगा। क्वेश्चन है ये स्लम एरिया के लिए ही आप पर्टिकुलरली फ्रेम किए हैं, क्योंकि मेरा स्टडी स्लम एरिया में है तो स्लम एरिया में ही मैं चाहूँगा। जितनी सारी चीजें आपने डाली है इसमें, आपको लगता है कि सारे इंफॉर्मेशन सोलिडेट एंड टेलीकम्युनिकेशन स्पेशली ये सब वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन है। टेलीकम्युनिकेशन की जहाँ मैंने टेलीकम्युनिकेशन उसने लिया कि नहीं लिया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि टेलीकम्युनिकेशन से मैं लूंगा, मैं डोर टू डोर जाऊंगा। नहीं, यहाँ पे इसी की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। आजकल स्लम एरियाज में भी हो या कहीं पे भी हो, के पास अगर हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन वाला यहाँ पर टेलीकंसल्टेशन की बात नहीं। अगर एक स्लम में एक पेशेंट निकल आया, उसने टेलीकम्युनिकेशन किया, फिर उसे हम मांग रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो हम डैश डाल देंगे। अगर एक पेशेंट भी आ रहा है किसी भी कैटेगरी में, तो हमारे पास रहेगा कि हाँ हमने लिख दिया, एक पेशेंट का किया मैंने ये चीज स्टेप्स। ये तीनों में से कोई कंसर्न क्या है, आप पूछे ना, ठीक है। कंसर्न क्या है, कंसर्न क्या है? मतलब बोलने का मतलब ये है कि सर मतलब जैसे टेलीकम्युनिकेशन या फिर जैसे उन्होंने बताया कि मेडिकेशंस का मेंशन किया है, आयुष काढ़ा है, ये सब है, तो ये सब अवेलेबल उन लोगों को हुआ होगा या नहीं, या फिर मतलब वही चीज तो जानना है। बताओ बोले तो अवेलेबल है या नहीं, और अगर मतलब उससे हम लोग उसके स्लम के हिसाब से क्वेश्चनर उनके लेवल की होनी चाहिए ना सर। ठीक है, एक चीज तो क्वेश्चन का पार्ट ये हुआ कि जो चीज हम पूछ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आउट ऑफ द क्वेश्चन बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स ना, दूसरी इस्लाम के हिसाब से क्वेश्चन है, इसका पहले जवाब दो फिर हम डिस्कस करें। नहीं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें, जैसे आपको कहाँ पे ऐसा लगता है फील होता है कि और नॉर्मल सलाम मुझे क्वेश्चनर जो है एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चनर है, एक्सेप्टेड कि एक है तो कॉमनली लार्ज एरिया ऑफ पॉपुलेशन के ठीक है, लेकिन आप सब टारगेट कर रहे हैं स्लम को। मैं आप मतलब आई बेसिकली डोंट नो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्लम एरिया के इसके लिए इतने सारे चीजें उनको शायद पता भी नहीं, जैसे अंडरलाइन कंडीशंस है, थोड़ा बहुत है इसमें, ये सब ठीक है, लेकिन जैसे अब बाकी सब क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या डाइट है, किस तरह के डाइट है, टेलीकम्युनिकेशन है, कितना खाना खाया है नहीं है, और क्या क्या दवाएं लिए हैं, उनको क्या सिम्टम्स है, आई डोंट मतलब वो सब तो ले सकते हैं, लेकिन दवा वगैरह कौन सा खाया है वो सब ये बोल आप लोग पहले लास्ट में। नहीं देखो ये क्या है ना, ये जो आपने कहा था टेलीमेडिसिन का, तो ये सिर्फ ऑप्शन उसके लिए है कि क्या उसने कुछ घर पे ही कुछ किया है या फिर सिर्फ टेलीमेडिसिन, ये ऑप्शन यहाँ पे है यस और नो का। अगर उन लोगों ने चीजों से अगर एक भी अगर जो भी लिया है, जैसे ट्रीटेड एट होम या टेलीमेडिसिन, क्या घर पे ही हुआ या फिर कोई टेलीमेडिसिन के थ्रू हुआ, तो ये ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया ही है, ऐसा नहीं। वो भी हो सकता है, फिर ट्रीटेड एट होम का मतलब ये भी तो हो सकता है कि किसी डॉक्टर के नंबर हो उसके पास, आपने उससे कॉल करके कांटेक्ट करके लिया हो कि हाँ हमारे फीवर हो रहा है, जैसे काम करने वाली होती है वो लोग इस्लाम एरिया में रहते हैं, वो किसी के घर जाते हैं, जिसके घर जाते हैं उनके घर वो डॉक्टर है तो उनसे कॉल करके पूछ ले, ऐसे भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है किसी ऐप के थ्रू ही टेलीमेडिसिन या फिर वो ट्रीटेड एट होम जो वाली जो बात हो रही है वो किसी ऐप के थ्रू ही वो जाएंगे वहाँ पर। हमें बस वही पता करना है कि किस तरह से हो रहा है, और अंडरलाइंग कॉजेस के बारे में वो तो आजकल स्लम में भी हाइपरटेंसिव लोग रहते हैं, यहाँ पे कितने ही पेशेंट आते हैं, सारे मोस्टली स्लम के ही आते हैं, आपने देखा ही होगा।
हाइपरटेंसिव भी रहते हैं, डायबिटिक भी रहते हैं, वो सारी चीजें भी हो गई। और गवर्नमेंट जो दवाइयों की बात पहुंची, गवर्नमेंट ने ये दावा किया है ना कि स्लम तक के भी हम पहुंचाएंगे, प्रिवेंटिव टूल्स पहुंचाएंगे या फिर जो मेडिसिन है वो पहुंचाएंगे। तो हमें वो भी पता करना है कि उन तक पहुंची भी है कि नहीं पहुंची है, वो एक क्वेश्चन है भी यहाँ पे। इफ दे रिसीव एनी प्रिवेंटिव टूल्स और ट्रीटमेंट फ्रॉम एनी सोर्स, कोई सा भी सोर्स हो, चाहे वो एनजीओ के जरिए पहुंचा हो, मास्क या हैंड सैनिटाइजर ये सारी चीजें पहुंचाने का बहुत सारे उन्होंने दावा किया कि हमने पहुंचाया है, इस्लाम इंडिया से हमने पहुंचाया है। तो उसका पता चल जाएगा कि यस और नो, और अगर उन तक पहुंची भी है तो क्या चीजें पहुंची है, या तो मेडिसिन के उसमें पहुंची है, या तो फिर मास्क के फॉर्म में पहुंची है, या सैनिटाइजर के फॉर्म में पहुंची है, वो सारी, या फिर नहीं पहुंची है। यस और नो का कॉलम ऊपर ही मतलब इसीलिए डाल दिया वहाँ पे, अगर पहुंची है तो क्या पहुंची है। उसके बाद और कहीं और क्या पूछ रहे थे, और वैक्सीनेशन का भी वही है कि गवर्नमेंट को ना सबको वैक्सीनेशन, हाँ वो बस हमें ये एक डाटा मिल जाएगा कि कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं। हाँ, और कुछ अगर ऐड कर सकते हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइट का आप पूछ रहे हैं जरूरी जरूरी है, तो वो हमें एक मिजाज के लिए हमें पता करना है। हाँ वो हमें मतलब ये हमें देखने कि उनका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, उसको भी तो पता करना है ना हमें। तो ये सारे क्वेश्चंस तो जनरली ओपीडी में भी पूछते हैं कि हाँ आप क्या डाइट लेते हैं, किस तरह की डाइट लेते हैं, कितने टाइम लेते हैं, ये चीज जरूरी है ना। मतलब वेंटिलेशन का है तो मुझे पता है कि चलो देख के मालूम चल जाएगा कि वेंटिलेशन हाँ है वो नहीं देख के पता चलेगा, हर चीज पूछना नहीं है। वेंटिलेशन में ये मॉडरेट और पोर का टर्म यूज होता है। प्रॉपर मॉडरेट मतलब कि बीच का, प्रॉपर है तो हाँ है, मतलब ओपन है, वेंटिलेशन बनी हुई है कि गैस का एयर का जो है आदान प्रदान। मॉडरेट का टर्म यूज होता है। नहीं, वेंटिलेशन का मतलब इसमें ये पूछा गया है जैसे अब आप किसी घर में जाते हैं, ये चीज आप पूछेंगे नहीं हमसे। आप अगर गए तो आपको पता चल जाएगा कि छोटा सा घर है, खिड़कियां हैं, कितनी है, ये सफोकेशन तो नहीं होगी। और इस्लाम में हम ज्यादातर देखेंगे या तो नो होगा या मॉडरेट। प्रॉपर जो होता है वो जो हाउसिंग जब बनाते हैं उसमें रहता है, या हो भी सकता है अगर वो आंगन टाइप में अगर रह रहे हैं, छत ही नहीं है या फिर ऐसा कुछ करा हुआ है, तो आप वहाँ पे वेंटिलेशन की बात कर सकते हैं या प्रदूषण वगैरह की। तो इसलिए इसमें एक वर्ड पुअर जोड़िए, पुअर वेंटिलेशन। और नो की जगह पुअर वेंटिलेशन होता क्या है? वेंटिलेशन क्या देखते हैं? वही घर में जो खिड़कियां हैं कि नहीं, उसके विंडो वो जो होते हैं हमारे जो रोशनदार वो है कि नहीं, घर कितना बड़ा, उसमें कितने लोग रह रहे हैं एक कमरे में, वो भी उनसे देखा जाता है। तो उसमें क्या करते हैं? वेंटिलेशन क्यों जरूरी है यहाँ पे कोविड-19 के मतलब क्योंकि इसमें है ना कि क्राउडिंग से इसको तो ये एयरबोर्न डिजीजेस के लिए एक्सचेंज ऑफ एक भी वर्ड गलत नहीं होता। नहीं बोलता स्टाइल जो देखिए क्रॉस वेंटिलेशन। तो इसमें क्या है, आपको कैसे फैलता है, ये कैसे फैलता है कोविड-19, वे ऑफ स्प्रेडिंग कैसे होता है? जो ब्लड ऐसे या एयरबोर्न डिजीज है, तो स्टैग्नेशन यहाँ पे एयर का होगा तो रुकावट जहाँ पे होगी तो आपस में घर वाले बढ़ा लेते हैं। तो क्रॉस वेंटिलेशन में होता है कि 4 से 6 घंटा में एक बार पूरी एयर जो बाहर चली जाए तो दूसरी एयर। नहीं उसका नहीं, मुझे इससे टर्म का होता है। मॉडरेट में आएगा कि नहीं आएगा, टर्म तो आपने सही पूछा, उसमें मैं थोड़ा सोचा कि हम लोग देखें, हम लोग जानते हैं। पुअर कर लीजिए उसको, ठीक है, नो को पुअर कर लेते हैं। पुअर वेंटिलेशन और प्रॉपर वेंटिलेशन, वो काफी मॉडरेट पुअर प्रॉपर कर लीजिए, नो हटा दीजिए। नो हटा दीजिए, नो की जगह पुअर करना है। अच्छा एक लाइन इसमें छोड़िएगा, जैसे मान लिया कभी टिक ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होना, जैसे आपने उसके आसपास देखा कि कोई ऐसा एरिया चिमनी जैसी चीज है, कोई फैक्ट्री है, घर बनाया, जनरली वो लोग ऐसे ही बनाते हैं। आपके कॉलेज के बना, अगर आपकी फार्मेसी होती है उसका धुआं उसके उसमें जाता, स्लम में जाता, इस चीज को भी लिखने के लिए एक लाइन छोड़ दीजिए, आप मेंशन करें कि आसपास क्या चीज थी उसके जिसकी वजह से वेंटिलेशन हुआ था, या तो घर की कंडीशन बनी हुई थी, कॉज ऑफ पुअर बाहर से वेंटिलेशन। उसने खुला नहीं छोड़ा, या क्या मसला है? मतलब हमारी तो इसी में तो टिक इसी में लगाना है ना, ठीक करने का बोला है एक बॉक्स बना बॉक्स बस सर्कल कर दिया है, फिर लगा असल में डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी पॉइंट को करना फिर आगे एक और जाएगा, नीचे आसपास चलिएगा देखिएगा। जहाँ पे यस और नो वाले हैं ना। तो डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या है, दो चीज है, ना कि सिर्फ हम ये फील्ड रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू के बाद हम अपना assumptions भी डाल, थोड़ा सा ऊपर ये स्टडी आपको या हम लोग को बाहर से दिख रही है कि हम सर्वे कर रहे हैं, लेकिन ये स्टडी इम्यूनिटी पे है। तो फिर ऐसा कुछ तो फिर हम लोग टॉपिक से पता नहीं चल रहा है। आगे आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो उसी में बात कर रहे हैं, आपकी बात हम कंप्लीट करेंगे, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड से बात करें। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है कि आपको चीजें पता नहीं है उसकी वजह,